हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं हूं अयद वोरा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल गवर्नेंस इन डेप्थ पर। पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने गवर्नेंस का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस लिंक पर आप पहला वीडियो देख सकते हैं। आज हम गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का एजुकेशन इकोसिस्टम में रोल समझने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में मैं आपको आज एक हिस्टोरिकल जर्नी पर ले जाना चाहूँगा। एजुकेशन और नॉलेज की शुरुआत से अलग अलग सिविलाइजेशंस में एजुकेशन के रोल को डिस्कस करते हुए इंडियन पर्सपेक्टिव में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू से शुरुआत करें मेरे साथ गवर्नेंस की बात। कलेक्टिव एक्यूमुलेटेड नॉलेज से ही एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है और एजुकेशन ही एक सोसाइटी का सबसे बड़ा इक्वलाइजर होता है। अगर हम कोई भी डेवलप ह्यूमन सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल लें, जैसे एंशिएंट इंडियंस, इजिप्शियंस, रोमन्स, ग्रीक्स या चाइनीज, इन सभी के पास एग्रीकल्चर, मेटलवर्क्स, आर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, वेपन्स की टेक्नोलॉजी थी जो सदियों से एक्यूमुलेटेड नॉलेज से मुमकिन हो पाया। सिमिलरली अगर हम अरब सिविलाइजेशन को पढ़ें तो 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक मंगोलिया से मोरक्को तक उनका एक्सपेंशन हो पाया। उसका मेन कारण एजुकेशन ही था। खलीफ्स ने अपने रूल के दौरान पूरे वर्ल्ड की बुक्स को अरबिक में ट्रांसलेट किया और इन्हीं बुक्स का लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन में ट्रांसलेशन आगे चलकर इन्हीं कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सका। Science is the universal language of the human race. Decimal numbers are just as useful in India as they are in Spain. Star charts drawn up in Iran speak volumes to astronomers in Northern Europe. And Newton's Principia is just as true in Arabic as it is in Latin or English. Man-made laws may vary from place to place, but nature's laws are true for all of us. री डैलियो अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ अ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, हाउ नेशंस सक्सीड एंड फेल में समझाता है एजुकेशन से ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, लोगों के बीच कंपेटिटिवनेस और बढ़ती है, उससे और बेहतर प्रोडक्ट्स बनते हैं और लोगों का और देश का ओवरऑल आउटपुट बढ़ता है, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं। इससे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड भी बढ़ता है। इस ट्रेड से जो सरप्लस इकट्ठा होता है उसे एक वेलफेयर स्टेट फिर से अपनी पॉपुलेशन के हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है। नए नए मार्केट्स खोजे जाते हैं और वर्ल्ड लेवल पर कंट्री का कम्पिटिटिवनेस और ज्यादा बढ़ता है और ये रिजर्व सरप्लस कंट्री अपनी मिलिट्री को एडवांस करने में इस्तेमाल करती है। ये साइकिल ऐसे ही चलती रही तो कंट्री वर्ल्ड का फाइनेंशियल हब बनते जाता है और फाइनली कंट्री की करेंसी एक रिजर्व करेंसी बन जाती है और कंट्री वर्ल्ड लीडर बन जाता है। सिमिलरली मॉडर्न यूरोप में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूएस में इतना डेवलपमेंट, इन्वेंशंस, नॉलेज डिसेमिनेशन और टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो सका। The Industrial Revolution changed England and the world forever. It took place between about 1700 and 1900. New revolutionary technologies and inventions meant that products could be made by machines rather than by hand. Steam engines powered these machines with coal. Transport was revolutionized too. First with canals and improved roads, and later with steam-powered trains and ships. People in England and elsewhere started to replace durable homemade goods with cheaper, mass-produced alternatives. Britain's population grew from 6.5 million in 1750. By 1850, it had doubled to 20.8 million. These people needed feeding, and more food was produced thanks to the improved farming techniques of the 18th century agricultural revolution. जर्मनी और जापान के वर्ल्ड वॉर 2 के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद भी सिर्फ 15 साल में और भी ज्यादा डेवलप हो सके क्योंकि उनकी सोसाइटी हाईली एजुकेटेड और मॉडर्न थी। The end of World War II left West Germany with food production per capita at half its pre-war level and industrial output at a third. Japan, devastated after the Hiroshima and Nagasaki bombings, was also in shambles. However, it only took Japan 10 years to double its GDP per capita and a little over 20 years for it to grow 10 times, whereas Germany's GDP per capita grew to almost 80% of the United States GDP per capita by 1960. How did that happen? Well, among other things, both countries had reasonably educated populations and remarkable work ethic to turn that know-how into infrastructure, high value-added products, and so on. नॉलेज के डिस्ट्रक्शन से पूरी ह्यूमैनिटी का नुकसान होता है। अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन अपनी बुक कॉस्मोस में बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज रिजर्व थी और उसका 1st सेंचुरी बीसी में जला दिए जाने से पूरी ह्यूमैनिटी 2000 साल पीछे चली गई। साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे सन अर्थ के अराउंड नहीं बल्कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है खोजने में और 1500 साल लग गए।
फर्स्ट सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक इंडिया का शेयर वर्ल्ड जीडीपी में 25 to 35% तक कंसिस्टेंटली मेंटेन रहा था। ये पॉसिबल हुआ था सदियों से चले आ रहे ट्रेड और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से, चाहे नॉर्थ इंडिया के ग्रेन्स, पैलेसेस और स्पाइसेस हो, साउथ इंडिया के शानदार मंदिर और गोपुरम, बंगाल का कॉटन और सिल्क हो, टीपू सुल्तान के रॉकेट्स या फिर ताजमहल की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। ये सब नॉलेज और एजुकेशन से ही पॉसिबल हुआ। हमारी तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रिनाउंड थी, जहां अराउंड द वर्ल्ड के स्कॉलर्स आते थे। पेपारस स्क्रॉल से लगाकर किंडल और इंटरनेट तक हमारी सोसाइटी की नींव एजुकेशन पर ही टिकी है। इंडिया के सोने के चिड़िया का रोमांटिसिज्म पीछे छोड़कर अगर हम न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को देखें तो हमारा देश 200 साल की अंग्रेजी बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ था। इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में शेयर 25% से सीधा 2% पर गिर गया था। इंडियन इंडस्ट्री स्पेशली मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस को ब्रिटिश राज ने सिस्टमैटिकली तबाह कर दिया था। India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. Why? Simply because India had been governed for the benefit of Britain. In fact, Britain's industrial revolution was actually premised upon the deindustrialization of India. The handloom weavers, for example, famed across the world, whose products were exported around the world, Britain came right in. There were actually these weavers making fine muslin, light as woven air, it was said. And Britain came right in, smashed their thumbs, broke their looms, imposed tariffs and duties on their cloth and products. That meant that the weavers in India became beggars, and India went from being a world-famous exporter of finished cloth into an importer, went from having 27% of world trade to less than 2%. कुछ स्टेला एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योर्स जैसे टाटास, बिरलास और कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा को छोड़कर पूरे देश में इलिटरेसी, भुखमरी और गरीबी के काले घने बादल छाए हुए थे। हमारे फाउंडिंग फादर्स को ये प्रॉब्लम्स इन डेप्थ पता थी, इसीलिए शुरुआती फोकस एग्रीकल्चर, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित रहा। देश में न सिर्फ कई नए इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज, एम्स, सेंट्रल पीएसयूज, आईआईएससी, इसरो, बार स्थापित किए गए, बल्कि प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया। इंडिया में 1950s में सिर्फ 2 लाख प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल्स थे और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के स्कूल्स तो ना के बराबर ही थे, और हमारी पॉपुलेशन थी लगभग 35 करोड़। एवरेज लिटरेसी रेट 18% था और कई स्टेट्स जैसे बिहार में तो सिर्फ 13%। धीरे धीरे ये बढ़कर 1990s में 50% हुआ और ऑन एन एवरेज 2011 सेंसस में हमारा लिटरेसी रेट करीब 80% था। कंपैरेटिवली हमारे नेबर्स चाइना, म्यांमार, श्रीलंका में एवरेज लिटरेसी रेट 96 to 99% है और वर्ल्ड एवरेज 91%। 1990s से 2011 तक इंडिया का जो लिटरेसी रेट बढ़ा, उसका कहीं ना कहीं हाथ पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में भी था। एजुकेशन में बेहतर इन्वेस्टमेंट से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ और अर्ली 2000s का आईटी बूम जो हमने देखा वो 1990s के पोस्ट लिबरलाइजेशन का इफेक्ट था। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 26 करोड़ मेल्स और 19 करोड़ फीमेल्स अभी भी इलिटरेट है। अब इमेजिन कीजिए अगर ये सारे इलिटरेट मेल्स और फीमेल्स का एक कंट्री बनाया जाए तो यूरोप की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन होगा। जरा सोचिए 45 करोड़ लोग, 45 करोड़ लोग जो इलिटरेट है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वो कैसे खुद डेवलप करेंगे, कैसे अपने देश को आगे लेकर जा पाएंगे, कैसे उनकी प्रोग्रेस होगी। हम लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट रख के, हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा। हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? 6th क्लास में, पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? और जो पढ़े लिखे हैं उनकी भी हालत काफी खस्ता है। जैसे ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19% है। भारत में बेरोजगारी का विस्फोट हो गया है। जहां कहीं भर्ती निकलती है, बेरोजगारों की भीड़ टूट पड़ती है। यह भीड़ बता रही है कि बेरोजगारी के सवाल को अब और नहीं टाला जा सकता है। यह सभी सरकारों के लिए चेतावनी है, चाहे किसी भी दल की सरकार हो। नौजवानों के बीच नौकरी का सवाल आग की तरफ फैल रहा है। आज सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या कारण है इसके पीछे?
इसके पीछे मुख्य कारण बेरोजगारी है सर। तो करोड़ों लोग इलिटरेट है और जो लिटरेट है वो अनएम्प्लॉयड। इसलिए हम रूटीनली पढ़ते हैं कि चपरासी और क्लर्क्स के कुछ सौ जॉब्स के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी होते हैं। शिवपुरी जिला न्यायालय में स्वीपर, ड्राइवर और प्यून के 20 पदों के लिए शनिवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इन पदों के लिए पहले दिन करीब 6000 एप्लीकेंट पहुंचे, यानी एक पद के लिए औसतन 300 कैंडिडेट्स ने दावेदारी जताई। इनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा शामिल हैं। ऐसा भी नहीं है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। सर्व शिक्षा अभियान, वर्ल्ड लार्जेस्ट मिड डे मील प्रोग्राम, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009, द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी 2013 से करोड़ों लोगों का एजुकेशन हुआ। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर भी आए। पर हमारे साथ और हमारे बाद आजाद हुए देश जैसे सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए। इसका बड़ा रीजन एजुकेशन बजट से ट्रेस किया जा सकता है। 1950 के सेंट्रल एजुकेशन बजट में सिर्फ 64 करोड़ एजुकेशन के लिए अलॉट किए गए थे। That was just 0.64% of GDP। ये नंबर बढ़कर 60-61 में 1.48% हुआ, जो आगे जाकर 2 से 4% के बीच ही थमा रहा। वर्ल्ड के डेवलप देशों में एजुकेशन का बजट मिनिमम 6% है। वैसे तो कोठारी कमीशन ने यही सजेशंस दिए थे, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया, और 2019 के एजुकेशन बजट में भी सिर्फ 3.1% ऑफ GDP अलॉट किया गया। अब इसका असर ये हुआ कि 2014 में 61 लाख स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल थे और ड्रॉप आउट रेट 29%। 50% एडोलेसेंट्स अपनी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ बच्चे अपनी प्राइमरी स्कूल ही कंप्लीट नहीं कर पाते, और 50 मिलियन बच्चे माने 5 करोड़ जो अपनी प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करते भी है, वो अपनी ग्रेड के अनुसार सीख नहीं पाते। अब आप सोचिए, पहले तो एजुकेशन को पैसे अलॉट नहीं किए जा रहे हैं, तो खर्च कहाँ होंगे? और सिस्टमिक करप्शन और लीकेजेस की वजह से जो खर्च भी किए जा रहे हैं, उसका हार्डली 10 से 15% एक्चुअल एंड यूजर बेनिफिशियरी तक पहुंच पाता है। राजीव गांधी ने फेमसली कहा था कि हर 1 रुपया जो गवर्नमेंट खर्च करती है, उसका सिर्फ 15 पैसे एक्चुअल बेनिफिशियरी तक पहुंच पाता है। इसलिए हम रूटीनली वीडियोस देखते हैं कि कैसे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को फर्स्ट की टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ने आती, और उनके टीचर्स को ना इंग्लिश बोलते आती है, ना मैथ्स की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करते आती है। 25% of Class 8 students can't read a Class 2 text. Simple math, subtraction and division is a huge challenge for many. Ketki Angre reports. Roughly only 60% could explain meanings of the words they had read. Again, almost a quarter of Class 4 students can't do these basic 2-digit subtractions. अनुराग द्वारी और रिजवान खान ने मध्य प्रदेश के कुछ स्कूलों का जायजा लिया। एक स्कूल तो 5-6 साल पहले ही स्मार्ट बन गया था, मगर वहां कंप्यूटर चलाने के लिए बिजली आई नहीं। बिजली को भी लगा कि स्मार्ट हो ही गए हैं तो अपने आप जल ही जाएंगे। सिवनी के पहाड़ी गांव में प्रिंसिपल साहब शौचालय में बैठते हैं और वहीं पर महापुरुषों की तस्वीर लगा ली। श्योपुर में बच्चियां शौचालय की छत पर पड़ती हुई देखी गईं। ये रिपोर्ट जो आप देखेंगे वो है तो मध्य प्रदेश की, लेकिन इसकी सूरत, इसकी तस्वीर आप किसी भी राज्य में, अपने पसंद के राज्य में खोज सकते हैं। वेडनेसडे WENDAY DANGEROUS डंगर्स। NAURE नटूरे नटूरे फुटूरे। जरा सोचिए, पूरी एजुकेशन इकोसिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स का नेचर और हमारे करोड़ों बच्चों का फ्यूचर किन हाथों में है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर एंशिएंट सिविलाइजेशंस में एजुकेशन और नॉलेज ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उससे लेकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक और हमारी आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में एजुकेशन और उसकी स्थिति को आप समझ सके होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि नॉलेज, एजुकेशन, उसका प्रिजर्वेशन और उसके डिसेमिनेशन से ही ह्यूमैनिटी की ओवरऑल प्रोग्रेस हुई है। और अगर हमें फ्यूचर में हमारे देश को एक सुपर पावर बनाना है, तो उसका रास्ता एजुकेशन से ही शुरू होता है। अगले पार्ट में हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसके पीछे की पॉलिटिक्स और कैसे एक स्टेट ने एजुकेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे इकोसिस्टम को किस तरह रेवोल्यूशनाइज किया,
उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे आपके फीडबैक, कमेंट्स, सजेशंस का इंतज़ार रहेगा और बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।